अमेरिका और ईरान की लड़ाई अब परमाणु युद्ध के मोर्चे पर आती जा रही है। हाँ, ये वो परमाणु युद्ध नहीं है जहां पर सीधे परमाणु बम का इस्तेमाल हो, लेकिन हाँ, ये परमाणु वॉर वो जरूर है जहां परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया जा रहा है। और शुरुआत अमेरिका ने की है, खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका की यह विनाशकारी भूल मानी जाएगी। एक और मनमानी ने पूरे मिडिल ईस्ट में एटमी तबाही के सिलसिले की शुरुआत कर दी है। सुपर पावर होने के घमंड में चूर अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का जो फैसला किया, उसने पूरे मिडिल ईस्ट को एक बहुत बड़े संकट में खींच लिया है। अमेरिका यह भूल गया था कि जिस देश से वो पंगे ले रहा है, जिस देश के परमाणु संयंत्र को वो निशाना बना रहा है, इसके लिए उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई होगी और उसके परमाणु संयंत्र को भी निशाना बनाया जा सकता है। और ईरान ने पहली बार खुलकर एटमी बदले का ऐलान कर दिया। ईरान के प्रभावशाली और कट्टरपंथी अखबार कयहान ने सीधे शब्दों में वॉशिंगटन को चेतावनी दी है कि ईरान भी अब मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के या फिर उनके दोस्तों के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएगा। इतना ही नहीं, ईरान ने साफ साफ कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के बेहद सुरक्षित पिक एक्स माउंटेन और परमाणु केंद्र या किसी भी एटमी ठिकाने पर अब हमले की हिमाकत की तो जवाब टिट फॉर टैट वाला मिलेगा, यानी जैसे को तैसा वाला सिद्धांत अपनाया जाएगा। और इसलिए अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के परमाणु संयंत्रों पर हमला किया जाएगा, जिसकी भरपाई मिडिल ईस्ट में शायद कभी न की जा सके। चलिए पहले देखते हैं नक्शे के जरिए कि ईरान कहां कहां पर हमले की बात कर रहा है और इसके लिए कैसे पूरे मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़े मुसीबत की शुरुआत हो सकती है। यह है नक्शा मिडिल ईस्ट का। अब इसमें कहां कहां परमाणु संयंत्र हैं, जरा आप देख लीजिए। शुरुआत करते हैं संयुक्त अरब अमीरात के साथ। बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहां पर यूएई का, जो अब ईरान के निशाने पर है और ईरान ने कहा है कि हम इसे टारगेट करेंगे। इसके बाद आ जाइए आप सऊदी अरब, किंग अब्दुल्ला सिटी फॉर एटॉमिक एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यह भी ईरान के निशाने पर है। इसके बाद आ जाइए आप मिस्र में अल दाबा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो अब ईरान के निशाने पर है, यानी कि जितने रिएक्टर्स आप देख रहे हैं सब ईरान के निशाने पर है। इसके बाद आ जाइए आप तुर्की में अक्यू में परमाणु ऊर्जा प्लांट है, जो अब ईरान के निशाने पर है। इसके बाद आ जाइए आप इजराइल पर नेगेव रेगिस्तान में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जिसको निशाना बनाया जा सकता है। इजराइल का ही डिमोना न्यूक्लियर प्लांट है, जिस पर पहले भी हमले हो चुके हैं और ईरान ने फिर से इसको टारगेट करने की बात कही है। ये वो इलाके हैं जहां पर परमाणु हमला हो सकता है और ईरान इन जगहों को अपने मिसाइल पर लॉक कर चुका है। आपने जिन देशों का नाम देखा वो ईरान के टारगेट पर, मिडिल ईस्ट के सबसे महत्वपूर्ण परमाणु केंद्र, लेकिन इनकी भूमिका अलग अलग है। कुछ बिजली बनाने के लिए है, कुछ रिसर्च के लिए है, जबकि कुछ सामरिक महत्व रखते हैं। चलिए अब इन परमाणु संयंत्रों के बारे में भी अब डिटेल से जान लीजिए। यूएई का जो बाराकाह परमाणु प्लांट है, वो अरब दुनिया का पहला व्यावसायिक परमाणु बिजली घर है। यहां 4 रिएक्टर हैं, जिनमें सारे के सारे ऑपरेशनल हैं और यहां से यूएई लगभग 5.6 गीगावाट बिजली उत्पादन करता है। यूएई की जरूरत का लगभग 25% बिजली यहीं से आता है। बिजली उत्पादन में तेल और गैस पर यह निर्भरता कम करता है। यह परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ऊर्जा उत्पादन के लिए यहां रिएक्टर। लेकिन हां, इस पर हमला होता है, नुकसान होता है, तो इस इलाके में रेडिएशन का खतरा बढ़ सकता है। अब आ जाइए आप सऊदी में किंग अब्दुल्ला रिन्यूएबल एनर्जी। यह बिजली घर नहीं है, बल्कि एक परमाणु और नवीनीकरणीय ऊर्जा का केंद्र है। सऊदी अरब भविष्य में परमाणु बिजली संयंत्र बनाना चाहता है, जहां परमाणु तकनीक विकसित करने की क्षमता हो और भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया जाए। सऊदी ने कई बार कहा है कि परमाणु संतुलन बदला तो विचार करेंगे। वर्तमान में सऊदी अरब के पास घोषित परमाणु हथियार नहीं है। हाल ही में सऊदी अरब अमेरिका में न्यूक्लियर डील भी हुई है। अब आ जाइए अब मिस्र पर अल दाबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यह रूस की मदद से बन रहा है। 4 आधुनिक रिएक्टर लगाए जा रहे हैं। इसकी कुल क्षमता 4.8 गीगावाट की होगी। मिस्र की बिजली जरूरतों को पूरा करने में बड़ी भूमिका होगी। ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम होगी।
यह भी नागरिक परमाणु ऊर्जा परियोजना है। अब आ जाइए तुर्की के अक्कुयू न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। यह रूस की कंपनी रोस्टम द्वारा इसे बनाया जा रहा है। 4 रिएक्टर यहां लगाए जा रहे हैं। कुल क्षमता 4.8 गीगावाट की है। तुर्की की बिजली जरूरत का 10% बिजली यहीं से पूरा करने का लक्ष्य है। इसका मुख्य काम परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं है। अब आ जाइए इजराइल में नेगेव रेगिस्तान का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। यह दुनिया के सबसे गोपनीय परमाणु परिसरों में से एक माना जाता है। आधिकारिक रूप से इसे एक रिसर्च सेंटर कहा जाता है। आकलन के मुताबिक यहीं से इजराइल के परमाणु कार्यक्रम को जोड़ा जाता है। इजराइल के पास परमाणु हथियार बनाने की तकनीकी क्षमता है। इजराइल ने कभी खंडन नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। इजराइल के पास माना जाता है कि लगभग 90 के आसपास परमाणु हथियार हो सकते हैं। ये वो प्लांट है जो ईरान के टारगेट पर है, यानी इनको कभी भी ईरान मिसाइल से अटैक कर सकता है। सोचिए क्या होगा जब संयुक्त अरब अमीरात का बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट धुएं के गुब्बारे में तब्दील हो जाए। जब सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला सिटी और मिस्र के एल्दाबा परमाणु संयंत्र पर मिसाइलें गिरेंगी तो तबाही सिर्फ तुर्की का अक्कुयू न्यूक्लियर प्लांट हो, इजराइल का नेगेव रेगिस्तान हो, डिमोना हो, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर हो, अगर ये एटमी ठिकाने ईरान के मिसाइल हमले की जद में आए तो हमला सिर्फ रिएक्टर्स पे नहीं हो, इस इलाके में परमाणु रेडिएशन का खतरा बढ़ सकता है, जिससे यहां के आसपास का वातावरण जहरीला हो जाएगा। अगर आप इसको और डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप चेरनोबिल का न्यूक्लियर प्लांट हादसा जरूर एक बार सर्च कीजिएगा, जिससे आपको अनुमान लगेगा कि ये कितनी बड़ी तबाही में यह हमला बदल सकता है। एक रेडियो एक्टिव प्रलय जैसा हो जाएगा, जिसमें हवा जहरीली हो जाएगी, पानी हमेशा के लिए जहरीला हो जाएगा और करोड़ों निर्दोष लोग जो इस रेडिएशन की चपेट में आएंगे वो तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका इंपैक्ट होगा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था का जो बेड़ा गर्क होगा वो एक दूसरी तरफ है। यानी कुल मिलाकर आप देखें तो अमेरिका की सनक ने पूरे मिडिल ईस्ट को परमाणु तबाही के मुहाने पर ला खड़ा किया है और ईरान साफ साफ कह रहा है कि भाई बहुत हो गया, आपने हमारे परमाणु सेंटर्स को बहुत निशाना बना लिया। अगर आपने आगे हमारे परमाणु रिएक्टर्स को, ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाना जारी रखा तो मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम परमाणु संयंत्र सुरक्षित नहीं रहेंगे। कयहान अखबार की चेतावनी के मुताबिक ईरान टिट फॉर टैट का जवाब देगा और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी या उसके मददगारों के एटमी ठिकानों को ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से डायरेक्ट अटैक करेगा। इजराइल का डिमोना प्लांट अमेरिका की शह पर चल रहा है और माना यह जाता है कि एक बहुत खतरनाक एटमी ठिकाना है जो अब ईरान के निशाने पर है। खाड़ी के अलग अलग देशों में बने अमेरिकी सैन्य बेस और उनकी ऊर्जा प्रणालियां भी ईरान के टारगेट पर होंगी। किसी सामान्य सैन्य अड्डे पर हमला करना अलग बात है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर पर या परमाणु केंद्रों पर हमला करने का मतलब है पूरी दुनिया के लिए, स्पेशली मिडिल ईस्ट के लिए, तबाही के उस दरवाजे को खोलना जिसे शायद बंद ना किया जा सके और यहां से शायद यू टर्न भी मुमकिन ना हो। और अमेरिका की इस बचकानी और आक्रामक नीति के नतीजे बेहद भयावह हो सकते हैं। आगे आपको बताएंगे कि ईरान आखिर ऐसी धमकियां क्यों दे रहा है, ईरान के इस गुस्से की वजह क्या है। ईरान मिडिल ईस्ट में परमाणु तबाही लाने की तैयारी कर रहा है और अमेरिका के जितने भी अलायंस हैं उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को मिसाइल से अटैक करने की धमकी दी है। तो सवाल यह है कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों अमेरिका ईरान को, उनके परमाणु संयंत्रों को निशाना बना रहा है और इसलिए शायद ईरान भी न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करना चाहता है, मिसाइलों से अटैक करना चाहता है। अमेरिका ईरान के पिक्सिस माउंटेन पर हमला करने की बात कर रहा है, इसलिए ईरान ने धमकी दी है। ईरान के कुछ ठिकानों को अमेरिका ने लगातार अटैक किया है, जिसमें से नतांज परमाणु साइट, फोर्डो परमाणु साइट, एस्फहान परमाणु साइट, बुशहर पर भी अमेरिका लगातार अटैक कर रहा है और मिसाइल और बम्बार्डिंग लगातार जारी है। अगर आपको ईरान के इस बदले की कहानी को समझना है तो पहले आपको ईरान के परमाणु ठिकानों को देखना होगा, फिर समझ में आएगा कि ईरान क्यों और किस तरह से बदले की बात कर रहा है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये नक्शे के ऊपर हमने ईरान के परमाणु ठिकानों को दिखाया है। अगर आप
ईरान के परमाणु ठिकानों को देखेंगे तो अराक से लेकर करज से लेकर परचिन से लेकर फोर्डो से लेकर अस्फहान और बुशहर, ये वो न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां पर परमाणु ऊर्जा या परमाणु अनुसंधान ईरान करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यहां इन तमाम इलाकों में 90% एरिया में अमेरिका ने लगातार बमबार्डिंग की है और जिससे ईरान के ऊर्जा सुरक्षा को नुकसान हुआ है। और इस वजह से ईरान यह कह रहा है कि अगर आप हमारे परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाएंगे तो हम आपके और आपके दोस्तों के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाएंगे। नतांज पर अमेरिका कई बार अटैक कर चुका है, फोर्डो पर भी अमेरिका कई बार हमले कर चुका है, अस्फहान पर भी अमेरिका लगातार हमले कर रहा है, बुशहर पर भी यूएस लगातार अटैक कर रहा है। इसके अलावा अराक, परचिन और करज पर भी अटैक कर चुका है। अराक और परचिन पर अभी तक हमला नहीं हुआ। यानी ये ईरान के वो ठिकाने हैं जहां पर ईरान अपने न्यूक्लियर रिसर्च और ऊर्जा बनाने का काम करता है। मैं आपको डिटेल से बताता हूं एक एक परमाणु संयंत्र के बारे में। नतांज के बारे में, ईरान का सबसे बड़ा और प्राथमिक यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। इस्फहान प्रांत में तेहरान से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद है। यह फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है, मुख्य रूप से भूमिगत है। यहां IR-1, IR-2M, IR-4 और IR-6 श्रेणी के हजारों सेंट्रीफ्यूज काम करते हैं। यहां 60% तक यूरेनियम संवर्धित किया जा सकता है। यहां अमेरिका और इजराइल कई बार हमला कर चुका है, इसलिए पानी सिर से ऊपर जा रहा है। फोर्डो को अगर आप देखेंगे तो ये ईरान का सबसे अत्यधिक सुरक्षित भूमिगत संवर्धन केंद्र है। यह पिक्सस माउंटेन के नीचे है। यह पवित्र शहर कोम के पास एक पहाड़ी के सैकड़ों फीट अंदर बनाया गया है। इसे ग्रेनाइट के चट्टान को काटकर इतनी गहराई में बनाया गया है कि इसे पारंपरिक बंकर, बस्टर बम से नष्ट नहीं किया जा सकता है। इस केंद्र में अत्याधुनिक सेंट्रीफ्यूज लगे हैं जहां पर उच्च संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन होता है। अमेरिका लगातार यहां हमले कर रहा है। अब आ जाइए इस्फहान पे। यह ईरान का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान और रूपांतरण केंद्र है। इस्फहान शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। यहां खदानों से मिलने वाले येलो केक पर काम होता है। कच्चा यूरेनियम को प्रोसेस करके गैस में तब्दील किया जाता है। बाद में इसे संवर्धित करने के लिए नतांज और फोर्डो भेजा जाता है। यहां भी अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। अब आ जाइए आप बुशहर पे। यह ईरान का पहला और एकमात्र कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है। दक्षिण पश्चिम ईरान में फारस की खाड़ी के तट पर है। रूस के सहयोग से बनाया गया है। 1000 मेगावाट बिजली क्षमता यहां पर है और इसका इस्तेमाल देश की ग्रिड के लिए बिजली उत्पादन के लिए होता है। यह केंद्र अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की पूर्ण निगरानी में रहता था, लेकिन ये अब ईरान से जा चुका है। इस प्लांट का ईंधन भी रूस से आयात निर्यात किया जाता है। इस प्लांट को लगातार अमेरिका निशाना बना रहा है। अब आ जाइए अराक। भारी जल उत्पादन और अनुसंधान रिएक्टर केंद्र है। मरकजी प्रांत के अराक शहर के पास स्थित है। यह एक विशाल और भारी पानी पावर प्लांट है। यहां IR-40 रिएक्टर स्थित है जो प्लूटोनियम उप उत्पाद के रूप में बना सकता है। 2015 के JCPOA जो डील अमेरिका से हुई, उसके बाद इसके डिजाइन में बदलाव किए गए थे। अब रह गया आपका परचिन और करज। तेहरान के दक्षिण पूर्व में स्थित विशाल सैन्य परिसर है। पारंपरिक विस्फोटक परीक्षण और अनुसंधान के लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को यहां परमाणु हथियारों से जुड़े डेटोनेटर होने का संदेह है। करज में सेंट्रीफ्यूज के पुर्जों और रोटर्स का निर्माण होता है। नतांज और फोर्डो में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूज यहीं बनाए जाते हैं। सेंट्रीफ्यूज में ही यूरेनियम रखकर एनरिचमेंट किया जाता है। यानी ये वो न्यूक्लियर साइट्स हैं जो लगातार अमेरिकी और इजरायली हमलों की जद में रहे। इसलिए ईरान ने फैसला किया है कि अब अगर न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक होते हैं तो अब जवाब जैसे को तैसा फॉर्मूले पर मिलेगा, टेट फॉर टैट फॉर्मूला पर मिलेगा। यानी पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अमेरिकी हमले या ईरान के पलटवार में किसी भी सक्रिय परमाणु केंद्र की कंक्रीट दीवारें टूटती है तो इससे निकलने वाला रेडिएशन केवल एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा। ये कई देशों की सीमाओं को लांघ सकता है। हवा जहरीला कर सकता है। रेडियो एक्टिव कचरा लाखों मासूमों की जान ले सकता है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी सबक यह है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर वो हमला फौरन बंद कर दे, अगर वो मिडिल ईस्ट में परमाणु तबाही नहीं चाहता है। लेकिन अगर उसकी यह हिमाकत लगातार जारी रहती है तो फिर ईरान की हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी हितों, उसके सहयोगियों के परमाणु ठिकानों पर गिरेंगी, जिससे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सहयोगियों के परमाणु संयंत्र नष्ट होंगे, रेडिएशन फैलेगा। और इतिहास गवाह है, अमेरिका जब जब मिडिल ईस्ट में अपनी दादागिरी दिखाने आया, उसे जलील होकर लौटना पड़ा। इराक और अफगानिस्तान के बाद अब ईरान में टांग अड़ाकर अमेरिका ने अब तक की सबसे बड़ी भूल की है। वैसे भी ईरान कोई कमजोर देश नहीं है, वो लगातार 5 महीने से अमेरिका का
सामना कर रहा है। और अब कयहान अखबार के जरिए ईरान ने अमेरिका की आंख में आंख डालकर साफ कर दिया है कि अगर हमारे परमाणु संयंत्रों, एटमी ठिकानों पर हमला होगा तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगियों के परमाणु ठिकाने सुरक्षित नहीं रहेंगे। और अमेरिका की इस आक्रामक नीति ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को परमाणु युद्ध की आग में समेट लिया है। देखना होगा कि अमेरिका अपनी इस आक्रामक नीति से पीछे हटता है या फिर नहीं। और अगर नहीं हटता है तो ईरान का विनाशकारी पलटवार मिडिल ईस्ट में क्या सिचुएशन पैदा करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान पूरी दुनिया में कयामत लाने की तैयारी कर रहा है। इसका ट्रेलर हमने देखा कुछ दिन पहले, जहां अमेरिका भी घुटने टेकता नजर आया। और अब ईरान पूरी दुनिया को घुटने पर लाने की तैयारी शुरू कर चुका है। इसे ही कयामत का दिन कह रहे हैं। आज दुनिया के एक कोने से महाशक्ति को दी गई खुली चुनौती सिर्फ कोरी धमकी नहीं है, बल्कि महाविनाश का वो ब्लूप्रिंट है जिसने महासागरों से लेकर सुपर पावर्स के वॉर रूम तक हड़कंप मचा दिया है। कयामत की एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है जिसके निशाने पर पूरी दुनिया है। और अगर यह जिद नहीं रुकी, चाहे वो अमेरिका चाहे वो ईरान हो, तो वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना मात्र से वैश्विक अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, धराशायी हो जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी। लिख कर ले लीजिए, इसके शिकार आप भी होंगे, इसके शिकार हम भी होंगे, इसका शिकार पूरी दुनिया का हर एक व्यक्ति होगा। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की जिद, उसके राष्ट्रपति का पागलपन, अल्टीमेटम, तो दूसरी तरफ एक मुल्क जो वजूद की लड़ाई लड़ रहा है और वो कह रहा है ठीक है हम तो डूबेंगे, हम 47 साल से डूब रहे हैं, हमारे ऊपर इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन दुनिया को भी चौराहे पर लाकर खड़ा कर देंगे, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। चक्रव्यूह का ऐसा खेल रचा गया है जिसका एक सिरा सुलगता है तो सीधी आंच आपके घर के बजट, आपकी जेब, आपके ईंधन, आपके चूल्हे, आपकी रोटी तक पहुंच रही है। कई मुल्कों में अंधेरा छाने की नौबत आ चुकी है। समंदर के सबसे व्यस्तम रास्तों पर बारूद की गंध फैली हुई है। आखिर क्या है वो कयामत का प्लान जिसने दुनिया को पूरी तरीके से अंदर तक हिलाकर रख दिया है? क्यों महाशक्ति के ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है? और समंदर के वो दो कौन से चोक पॉइंट्स हैं, वो दो कौन से इलाके हैं जिस पर ईरान ने मशीन गन तान दी है? इन दोनों इलाकों को पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान कर दिया है। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, पूरी दुनिया त्राही त्राही करेगी। चलिए देखते हैं स्टोरी डिटेल से वर्ल्ड नाउ में। हवाओं से कहो अपनी औकात में रहे, हम चिराग नहीं जो बुझ जाएंगे। तुम चले हो हमें झुकाने की कोशिश में, हम वो आग हैं जो दुनिया को जला देंगे। ये बात ईरान कह रहा है। ईरान कह रहा है ठीक है 47 साल से हमारे ऊपर सैंक्शंस हैं, हमें स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से अमेरिका ने बाहर निकाल दिया, हमारी करेंसी को बर्बाद कर दिया, तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अब जब होर्मुज का गला ईरान ने दबाया और बाब अल मंदेब की घेरेबंदी की बात कही तो पूरी दुनिया सहम गई। किसी को नहीं पता था कि दुनिया इस हालत में पहुंच जाएगी और यही है कयामत का ब्लूप्रिंट। ईरान ने साफ साफ कह दिया है पूरी दुनिया में कयामत लाकर रखेगा। अगर अमेरिका ने बात नहीं मानी, होर्मुज नहीं खुला तो बाब अल मंदेब भी बंद होगा। यानी होर्मुज भी बंद, बाब अल मंदेब भी बंद, दोनों बंद। पूरी दुनिया में गैस, तेल, एनर्जी की किल्लत। कई देशों में अंधेरा छा जाएगा, लाखों लोग भूखे मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आज भी दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। और यही है ईरान की कयामत की तैयारी। ये सब कहने की बात नहीं है, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा, मैं आपको आंकड़े भी दूंगा कि अगर ये 2 पॉइंट पूरी तरीके से बंद होते हैं, जिसके 100% बंद होने की बात है क्योंकि सऊदी और यमन में भी लड़ाई छिड़ चुकी है, और बाब अल मंदेब स्ट्रेट जो लाल सागर से लगा हुआ यमन के कंट्रोल में रहता है, हूती प्रॉक्सी के कंट्रोल में रहता है। दरअसल हुआ यह कि ईरान के प्रॉक्सी कहे जाने वाले हूती पहले ही जंग में कूदने को बेताब थे। वो कई बार कह चुके थे अगर अमेरिका नहीं मानता है तो बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर देंगे।
लेकिन इस धधकती आग में घी डालने का काम किया सऊदी ने। सऊदी ने यमन के सना एयरपोर्ट पर हमला कर दिया, उस एयरपोर्ट पर जहां हूती का दबदबा है। बस क्या था, यह आग इतनी भड़की कि बाब अल मंदेब पर खतरा शुरू हो गया। जब से सऊदी और यमन में जंग की शुरुआत हुई है, तब से कोई भी जहाज बाब अल मंदेब से नहीं गुजर रहा है, क्योंकि उनको डर है कि अगर इस रूट से वो अपने जहाज को लेकर गए, करोड़ों अरबों के माल को लेकर गए, तो हूती उस जहाज पर हमला करेंगे और वो जहाज लाल सागर में डूब जाएगा। अभी हाल ही में एक जहाज पर हूती के लड़ाकों ने हमला किया था, बाद में इस जहाज को बचा लिया गया, लेकिन जहाज को बहुत नुकसान हुआ। इसलिए मान लीजिए कि अब मिडिल ईस्ट पहले की तरह नहीं रह गया है। यह तस्वीर आप देखिए, हमने इसको एआई के मदद से तैयार किया है। बाब अल मंदेब से गुजरने की कोशिश कर रहे एक व्यापारिक जहाज को किस तरह से हूती के लड़ाके निशाना बना रहे हैं। ईरान कुछ इसी तरीके से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चोक करने की तैयारी कर रहा है। लाखों लोगों की पेट पर 2 जून की रोटी पर खतरा है, और यह बात कोई नहीं समझ रहा। ना अमेरिका समझ रहा है, ना अमेरिका के एलाइज समझ रहे हैं, ना नेटो समझ रहा है। असिमेट्रिक वॉरफेयर में ईरान का हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल है। अब दिक्कत यह है कि दोनों जगह से दुनिया की लगभग 35% व्यापार चलती है। दुनिया की अर्थव्यवस्था ही इन 2 समुद्री दर्रों पर टिकी हुई है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और बाब अल मंदेब स्ट्रेट। होर्मुज से दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है, जो पिछले 5 महीनों से डिस्टर्ब है। जबकि बाब अल मंदेब एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला सुएज कनाल का सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट है। बाब अल मंदेब बंद, सुएज कनाल का मतलब खत्म। किसी काम का नहीं सुएज कनाल अगर बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद हुआ तो, और दोनों रास्ते बंद हो गए तो तेल, गैस, एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। शिपिंग कंपनियों को हजारों किलोमीटर लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ेगा, माल ढुलाई महंगी हो जाएगी, दुनिया भर में हाहाकार मचेगा, महंगाई भुखमरी से हर देश त्राही त्राही करेगा, रोजमर्रा के सामान की कीमतें बढ़ने लग जाएंगी। यानी समुद्र में जाम लगेगा तो कीमत पूरी दुनिया चुकाएगी। आपको एक नक्शे के जरिए समझाते हैं कि खेल क्या चल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, आपके सामने 2 मेन पॉइंट्स मैंने रखे हैं, जरा जूम कीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं इजिप्ट के पास, वहां है सुएज कनाल। जहाज सुएज कनाल से होकर सीधे यूरोप से एंटर करते हैं अरब सागर में थ्रू बाब अल मंदेब स्ट्रेट। ये है बाब अल मंदेब स्ट्रेट यमन के पास, जिस पर हूती का कंट्रोल रहता है। अगर यमन बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर दे तो सुएज कनाल किसी काम का नहीं है, यूजलेस समझिए आप सुएज कनाल को, क्योंकि आप सुएज कनाल से एंटर तो करेंगे लेकिन मंदेब स्ट्रेट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसको बंद करने की तैयारी, और यमन और ईरान ने कह दिया है कि मंदेब स्ट्रेट बंद हो जाएगा, क्योंकि हमला सऊदी ने कर दिया और बदला चाहिए सऊदी को किसी भी कीमत पर। अब आ जाइए आप होर्मुज स्ट्रेट पर। होर्मुज स्ट्रेट का इलाका यहां पर है जहां 20 से 25% का तेल व्यापार होता है। यहां भी यह इलाका अगर बंद तो पूरे जीसीसी का जो कच्चा तेल निकलता है, गैस निकलता है, इसके अलावा खाद और बाकी चीजें जो निकलती है वो सब कुछ चोक। तो ये पिछले लगभग 5 महीनों से बंद है, इसको बंद करने की तैयारी है। तो ये पूरा न सिर्फ शिपिंग रूट आप देखिए, अगर ये बंद होता है सुएज कनाल से होते हुए तो यूरोप से जहाजों को साउथ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होते हुए अरब सागर में आना पड़ेगा। ये बहुत लंबा रूट है, और न सिर्फ लंबा है बल्कि बहुत महंगा भी है। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से लोगों के जेब पर भारी मार पड़ेगी। मैप के जरिए आपने समझा कि होर्मुज और बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर कैसे खतरा मंडरा रहा है। दोनों समुद्री मार्गों के व्यापार और उसके हालात के बारे में भी जान लीजिए। पहले बाब अल मंदेब स्ट्रेट के बारे में आपको बता देता हूं। अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच स्थित लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 10%, कंटेनर व्यापार का तकरीबन 25% यहीं से होता है। 1869 के बाद एशिया यूरोप व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट करीब 26 किलोमीटर चौड़ा है। यमन के हूती बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर कब्जा करके रखते हैं। हूती ने बाब अल मंदेब को बंद करने की धमकी दी है। बाब अल मंदेब बंद हुआ तो व्यापार पर बहुत गंभीर असर होगा। जहाजों को बहुत लंबा रूट लेना पड़ेगा, जो हजारों किलोमीटर लंबा होगा। केप ऑफ गुड से जाना पड़ेगा, जो साउथ अफ्रीका
के मुहाने से होकर निकलता है। अब आ जाइए आप होर्मुज स्ट्रेट पर। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। अरब सागर से जोड़ने वाला एकमात्र समुद्री मार्ग यही है। दुनिया के 20% से अधिक का कच्चा तेल, गैस, बाकी का जो ऊर्जा सामान है यहीं से निर्यात होता है। इसके अलावा एलएनजी ऊर्जा को लेकर सबसे अहम चोक पॉइंट। एशियाई देशों चीन, भारत, जापान की सबसे ज्यादा निर्भरता। होर्मुज स्ट्रेट तकरीबन 30 से 33 किलोमीटर चौड़ा मार्ग है और बीते 4 मार्च से होर्मुज जहाजों के लिए पूरी तरीके से बंद है। बीते कुछ महीनों से होर्मुज में अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से पूरी दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई बाधित है। अब इसे तबाही और बर्बादी और कयामत नहीं है तो फिर क्या है? बाब अल मंदेब स्ट्रेट, रेड सी और स्वेज नहर का एंट्री पॉइंट भी है। अगर यह बंद हुआ तो जहाज स्वेज कनाल का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे और इससे जो रास्ता लंबा होगा वो 25,000 किलोमीटर तक लंबा हो जाएगा। अब ये देखिए, वो जो वैकल्पिक मार्ग हम आपको बता रहे हैं, यहां तक पहुंचने के लिए अगर रेड सी का रूट लेते हैं तो 18,520 किलोमीटर 27 दिन में यह रास्ता कंप्लीट कर लिया जाता है अगर मलाका स्ट्रेट तक पहुंचना होता है तो किसी भी जहाज को। लेकिन अगर यूरोप से किसी भी जहाज को केप ऑफ गुड होते हुए आना होता है तो 25,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा और मलाका स्ट्रेट तक पहुंचने के लिए 37 से 41 दिन का वक्त लग जाएगा। यह सिर्फ वक्त नहीं है, यह सीधे सीधे आम लोगों की जेब पर बड़ी मार है। यात्रा में 6,500 किलोमीटर का इजाफा, 10 से 14 दिन का अतिरिक्त समय, ईंधन की लागत बढ़ेगी, बीमा की लागत बढ़ेगी, माल ढुलाई महंगी होगी और असर कहां होगा? असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर होगा, मिडिल क्लास पर होगा, गरीबों पर होगा। चलिए अब आपको बताते हैं विश्व में कौन कौन से समुद्री मार्ग हैं जहां से इंपॉर्टेंट व्यापार होता है। आइए फुल स्क्रीन देखते हैं इसको। स्वेज नहर मार्ग, अगर ऐसा ही समुद्री मार्गों को बंद करने का सिलसिला चलता रहा तो क्या होगा? स्वेज नहर को बंद कर दिया जाए तो एशिया यूरोप रूट प्रभावित हो जाएगा। पनामा नहर रूट को बंद कर दिया जाए, अटलांटिक पैसिफिक रूट प्रभावित हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने से क्या हुआ वो आप देख चुके हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जहां पर भारत का कंट्रोल सबसे ज्यादा है, अभी इंडोनेशिया के साथ भारत ने एक डील की है, उससे एशिया का रूट प्रभावित हो जाएगा। बाब अल मंदेब को बंद करने की बात की जा रही है, रेड सी का गेट बंद हो जाएगा, स्वेज कनाल का विकल्प खत्म हो जाएगा। दक्षिण चीन सागर में एशियाई व्यापार का केंद्र है वो बंद हो जाएगा। इंग्लिश चैनल बंद किया गया तो यूरोप का साझा मार्ग खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से जैसे परमाणु हथियार की होड़ लगी थी, ये समुद्री रास्तों को बंद करने की होड़ की शुरुआत भी हो सकती है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट और होर्मुज का बंद होना दुनिया के लिए सिर्फ कयामत है और सिर्फ कयामत है, और ईरान यही कर रहा है। ईरान पूरी दुनिया में कयामत लाने के लिए होर्मुज और बाब अल मंदेब के हथियार को तौर पर उनका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि अमेरिका अपनी दादागिरी नहीं छोड़ेगा और होर्मुज से ईरान का दबदबा खत्म करने में लगा है। यही वजह है कि ईरान ने बाब अल मंदेब पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है। अगर ये दोनों समुद्री रास्ते बंद होते हैं तो दुनिया के किस हिस्से में कितना व्यापार ठप हो जाएगा और किस चीज की किल्लत होनी शुरू हो जाएगी और कैसे पूरी दुनिया कयामत के मुहाने पर होगी। ईरान और अमेरिका की लड़ाई में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होर्मुज स्ट्रेट में आई। होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति खराब हो गई। होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति यह हो गई कि कोई भी जहाज वहां से नहीं निकलने लग गया, जिसकी वजह से विश्व के कई देशों में तेल और गैस की किल्लत हो गई। महंगाई बेपरवाह आसमान पर जाने लगी। होर्मुज में क्या प्रॉब्लम हुई जरा आंकड़ों की नजर से आप देख लीजिए, जिसे हम कयामत का लफ्ज दे रहे हैं। पहले होर्मुज में रोजाना 200 से 250 जहाज गुजरा करते थे माल लेकर। जंग के हालात में 5 से 10 की संख्या आ गई, वो भी तब जब स्थिति सामान्य हो, जब लड़ाई ना चल रही हो, जबकि ऐसी स्थिति कम ही रही। वर्तमान में होर्मुज से एक भी जहाज नहीं निकल पा रहा। आज भी तकरीबन 800 की संख्या में जहाज फंसे हुए हैं।
क्रूड ऑयल की कीमत $86.53 पर बैरल पहुंच गई है। होर्मुज से वैश्विक तेल व्यापार का हिस्सा 20 से 25% तक होता है और होर्मुज से वैश्विक एलएनजी जो लिक्विड नेचुरल गैस होता है वो 20% इसी इलाके से निकलता है। होर्मुज के बंद होने की वजह से आज कई देश ऊर्जा संकट और गैस संकट से गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। क्यूबा की हालत देख लीजिए आप। क्यूबा में बिल्कुल कयामत जैसी स्थिति है। क्यूबा में कई दिन तो बिजली ही नहीं रही, पूरे के पूरे देश में अंधेरा छाया रहा, क्योंकि क्यूबा तेल से ही पूरे देश में एनर्जी सप्लाई करता है। बांग्लादेश में भी हालात खराब होने लगे। जिनके पास अभी तक एनर्जी सेक्टर को लेकर किल्लत खत्म नहीं हुई है, उसमें क्यूबा और बांग्लादेश टॉप पर हैं। इसके अलावा दुनिया के कई और देश हैं जो तेल की किल्लत से जूझ रहे हैं। उसमें इंडिया भी एक देश है जहां तेल और गैस की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि हमारा मेन सप्लाई रुका हुआ है। गल्फ कंट्रीज से बहुत ज्यादा सप्लाई लेते हैं। तेल और गैस की किल्लत से और कौन कौन से देश परेशान है वो भी आप देख लीजिए। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस। पूर्वी एशिया में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। यूरोप में ब्रिटेन, जर्मनी और इटली। बाकी कतर में तो उत्पादन ही बंद है। सिंगापुर में मरीन फ्यूल नहीं मिल पा रहा। अफ्रीका के कुछ हिस्से भी प्रभावित हुए। लैटिन अमेरिका में परेशानी है। अगर दोनों जगह से एंट्री और एग्जिट पॉइंट बंद कर दिए गए, लाल सागर से और अरब सागर से, यानी गल्फ ऑफ ओमान से या पर्शियन गल्फ से, होर्मुज स्ट्रेट से, तो जो लिस्ट अभी हमने आपको दिखाई वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि होर्मुज के बाद अब बाब अल मंदेब भी बंद होने जा रहा है। इस वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी पर असर पड़ने वाला है। भले तेल और गैस की किल्लत बढ़ जाए, लेकिन इसका व्यापार पर जो असर होगा, जो इकोनॉमी पर असर होगा, वो इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि दोनों बहुत व्यस्त मार्ग हैं और दोनों पर ही संकट मंडरा रहा है। अब बाब अल मंदेब की स्थिति भी आप देख लीजिए। सामान्य स्थिति में बाब अल मंदेब में वैश्विक व्यापार का 12 से 15% व्यापार होता है। एशिया, यूरोप के जो कंटेनर वो 30% तक यहां से निकलते हैं। सामान्य दिन में 70 जहाजों का ट्रांजिट होता है। सालाना 19,000 से 26,000 की संख्या में जहाज गुजरते हैं। बंद हुआ तो क्या होगा? एक तो यहां से जहाज निकलने बंद हो जाएंगे, दूसरा उन जहाजों को 14 दिन एक्स्ट्रा काट कर घूम कर आना होगा। हर राउंड ट्रिप पर अतिरिक्त ईंधन की लागत होगी और $1 करोड़ का खर्च बढ़ जाएगा। एशिया, यूरोप फ्रेट रेट में बढ़ोतरी हो जाएगी, जो कि 25 से 30% की होगी। सालाना अतिरिक्त वैश्विक लागत $7 से $9 अरब तक बढ़ जाएगी। कंटेनर शिपिंग बाधित होगी 30% तक। वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होगी, 22% तक बाधित हो जाएगी। प्रतिदिन जोखिम में व्यापार होगा कम से कम $10 अरब जो खतरे में रहेगा। अब आप समझ गए कि कयामत किस हिसाब से। कयामत सिर्फ ये नहीं कि परमाणु बम गिरा और पूरी मानव सभ्यता साफ हो गई। कयामत यह भी है कि लोगों के पास ना जलाने के लिए ऊर्जा है, ना पकाने के लिए गैस है और ना खाने के लिए रोटी है। और फिर भी अमेरिका अपनी जिद पर लगा हुआ है। यूरोप भी कूदने के लिए तैयार है। नेटो ने भी हामी भर दी है। ईरान भी तैयारी कर रहा है। झुकेंगे तो नहीं। बेशक पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान इंसाफ चाहता है, मौत का बदला मौत, खून का बदला खून चाहता है। ईरान पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर कयामत ढाने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन यहां यह भी समझने की जरूरत है कि अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि ये दुनिया इसके बाद तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जा सकती है और कई जंगी मोर्चे खोल सकते हैं। क्योंकि अगर इस वक्त दुनिया भर में आप देखें तो कई मोर्चों पर लड़ाई चल रही है। अगर आप रशिया यूक्रेन को देखें, बीते 4 वर्षों से लड़ाई जारी है। 5वें वर्ष में लड़ाई प्रवेश कर चुकी है, जो अंतहीन बनती जा रही है। अमेरिका ईरान के बीच 5 महीने से जंग जारी है और एक लंबी लड़ाई खिंचती दिख रही है। उधर चीन, ताइवान और जापान के मुद्दे पर आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से लगातार जंग लड़ रहा है। इजराइल गाजा और लेबनान में फायर मोड में है। नेटो के देश रूस को सबक सिखाना चाहते हैं।
रूस अमेरिका से बदला लेना चाहता है, तुर्की इजराइल पर हमला करना चाहता है, इजराइल तुर्कियों को पसंद नहीं करता है, सऊदी और यमन में लड़ाई छिड़ चुकी है। यानी सबको अब जंग का मैदान चाहिए। अब कोई बातचीत की टेबल पर नहीं आना चाहता है। सब जंग के मैदान में हिसाब बराबर करना चाहते हैं, एक दूसरे को सबक सिखाना चाहते हैं। लेकिन दुनिया भूल रही है कि पहले भी जब दो लड़ाइयां लड़ी गई, दो विश्व युद्ध लड़े गए, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, तो प्रॉब्लम को टेबल पर आकर ही सॉल्व किया गया। यानी लड़ाई बातचीत की टेबल पर आकर खत्म। आज दुनिया के पास वो विनाशक हथियार हैं जिसे पल भर में पूरी मानव सभ्यता को साफ किया जा सकता है। और जितने जंगी फ्रंट के बारे में हमने आपको बताया है, सब एक ही बिंदु पर आकर खत्म होंगे, वर्ल्ड वॉर। क्योंकि जैसे ही बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद होगा, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तबाही और हाहाकार सुनाई देगी। एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, हर जगह व्यापार पर ब्रेक लगाने की तैयारी है। और जैसे ही व्यापार पर ब्रेक लगेगी, हर देश छटपटा उठेगा और सब अपने अपने फायदे के लिए अपने अपने हिसाब से एक्शन लेने की तैयारी करेंगे। और यहीं से शुरू होगी कयामत की, और यहीं से तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। बाब अल मंदेब बंद होने पर अमेरिका समुद्री सुरक्षा बढ़ाएगा, क्योंकि अमेरिका पर प्रेशर बढ़ेगा कि भाई आप होर्मुज भी नहीं खुलवा पाए और आपकी वजह से एक और समुद्री रास्ता बंद हो गया, जिसकी वजह से होर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों पर हमले तेज हो सकते हैं। ब्रिटेन रेड सी में अपने नौसैनिक अभियान तेज कर सकता है। फ्रांस अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए सक्रिय हो जाएगा। यूरोपीय संघ के व्यापारिक मार्ग सुरक्षित करने के लिए नौसैनिक भेज सकते हैं। इजराइल अपनी समुद्री सप्लाई को और सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा रहा है। सऊदी अरब और यूएई क्षेत्रीय सुरक्षा उपाय मजबूत कर सकते हैं। मिस्र सुएज कनाल की सुरक्षा राजस्व को बचाने के लिए काम कर सकता है। नेटो समुद्री गश्त और एस्कॉर्ट मिशन बढ़ाने पर विचार कर सकता है। चीन और भारत व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए दूसरा रास्ता तलाशेंगे या दूसरे देशों से टाइज करेंगे। हालांकि भारत किसी भी मामले में, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 या किसी भी दो देशों की लड़ाई, उसमें गुटनिरपेक्ष रहा है और हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। लेकिन होर्मुज में जो स्थिति दिख रही है और जो स्थिति बाब अल मंदेब में दिख रही है, उसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर एक साथ तबाही की और बर्बादी की घड़ी आती दिख रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आगे हम आपको बताएंगे मिडिल ईस्ट में इस वक्त लेटेस्ट अपडेट क्या है, अमेरिका ने कितने हमले किए और ईरान ने क्या जवाब दिया है। अब आपको जल्दी से ताजा अपडेट दे देते हैं अमेरिका ईरान जंग से जुड़ी हुई। बीते 24 घंटे से अमेरिका लगातार ईरान पर बमबारी कर रहा है, ईरान के ठिकानों को बार बार निशाना बना रहा है। अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि होर्मुज पर किसी का अधिकार नहीं होने देंगे। ईरान होर्मुज पर दादागिरी छोड़कर बातचीत की टेबल पर जब तक नहीं आता, तब तक हमला जारी रहेगा और हमले साथ ही साथ भीषण होते जाएंगे। आज अमेरिका ने ईरान में कहां कहां पर हमला किया है वो भी आपको जल्दी से दिखा देते हैं। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर एक बार फिर से अमेरिका ने हमला किया है, जो कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ईरान का। इसके अलावा बंदर अब्बास पर हमला किया है, जो कि बंदरगाह है। आरजीसी के ठिकानों पर हमला किया है, सिरिक द्वीप पर हमला किया है, मिसाइल और तटीय रक्षा ठिकानों पर हमला किया है, केश्म द्वीप पर हमला किया है, नौसैनिक अड्डों को निशाना बनाया है, स्पीड बोट बेस को निशाना बनाया है, चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया है, जिसे भारत ने बना कर दिया है, जो कि व्यापारिक हब है ईरान का। नौसैनिक लॉजिस्टिक्स किश द्वीप को निशाना बनाया है, बंदरगाह और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। होर्मुज द्वीप को भी लगातार निशाना बना रहा है, जहां पर रेडार्स और मिसाइल क्षमता को अटैक किया जा रहा है। इसके अलावा शाहरास्तान में हमला किया गया है, जहां पर बताया जाता है कि ईरान का बहुत बड़ा मिसाइल भंडार है और आईआरजीसी का एक हेडक्वार्टर भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं आया तो हर दिन नया और उससे बड़ा हमला होगा। और अब हम हमला सिर्फ ईरान के एनर्जी सेक्टर पर करेंगे, पावर प्लांट पर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट बयान आपको सुनवाते हैं। But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी पर ईरान ने कह दिया है अमेरिका की दादागिरी होर्मुज में नहीं चलने दी जाएगी। होर्मुज में एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ ईरान का रहेगा और इसको लेकर ईरान ने संसद में एक बिल भी पास कर दिया है। यह बात अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका लगातार इसलिए ईरान पर हमला जारी रख रहा है और अब खतरनाक प्लान यह है कि अमेरिका का कि वो ईरानी प्रॉक्सी को अलग अलग फ्रंट के जंग में उलझाना चाहता है ताकि ईरान कमजोर हो जाए। मसलन इसराइल को लेबनान के साथ फंसा दिया गया है, सऊदी को हूती के साथ फंसा दिया गया है, हिजबुल्लाह में इसराइल ऑलरेडी फंसा हुआ है, इराक पर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है और इराक खाली भी कर रहा है। इराक से अमेरिकी सेना वापस जा रही है। अब ईरान का दोस्त रूस यूक्रेन जंग में ऑलरेडी फंसे हुए हैं। इधर चीन, ताइवान और जापान से तनाव बढ़ा चुका है, इसलिए ईरान कमजोर पड़ रहा है। दूसरी ओर अमेरिका को हर तरफ सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए ईरान जानता है कि अगर बचे रहना, अस्तित्व बचाए रखना है तो होर्मुज और बाब अल मंदेब स्ट्रेट से ज्यादा आसान विकल्प नहीं हो सकता है। और कहा भी गया है, जंग और प्यार में सब कुछ जायज है, इसलिए अब बाब अल मंदेब भी बंद करने की तैयारी है और ये किसी कयामत से कम नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।